वो भी डायरेक्ट मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आग लगा रहे थे। तो आईपीएस जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने कहा साफ करो। और कमाल की बात यह है जिस दिल्ली दंगों में लुटा मुसलमान, पिटा मुसलमान, चिता मुसलमान, उठा मुसलमान, जला मुसलमान, मरा मुसलमान, उन्हीं मुसलमानों को उठाकर यही दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली गवर्नमेंट जेलों एक दफा को अगर आप ये कहें कि ऑक्सीजन बंद कर दो अरुणाचल प्रदेश की, तो वो लोग कहेंगे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि तुम्हारे ऊपर ये डाली शराब जो है और माउते शराब जो ये बंद कर दें, तो वो बगावत कर देंगे। अरबों खरबों की शराब चाइना से एक्सपोर्ट हो रही थी। कहाँ मर गई थी हमारी सरकार? तब नहीं पता था, तब इस मीडिया को नजर नहीं आ रहा था, तब तो डिवाइड कर रखा था, तू चिंकी तू पिंकी। कभी इज्जत दी है इन पहाड़ी लोगों को? चिंकी पिंकी टिंकी कर करके बोलते हो। कभी कहा ये भारतीय हैं, तू कश्मीरी है, तू चिंकी है? कभी दी इज्जत? आपने ही उनके दिलों में नफरतें भर दी, इतनी नफरतें। और तुमने दिया क्या? रोजगार तक नहीं दिया। चाइना वहां पर जबरदस्त तरीके से रोजगार देने के चक्कर में लगा पड़ा हुआ है। पूरे के पूरे मूड में अरुणाचल प्रदेश कि वो चाइना के साथ जाकर घुस जाए, उसकी गोद में बैठ जाए। और यकीन करो मेरे भाई और बहनों, अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के पास चला गया तो हमारी 6 स्टेट, 6 सिस्टर जो स्टेट्स हैं कहलाती हैं, ये भी चाइना के पाले में चली जाएंगी। क्योंकि चाइना का जो घुसपैठ है, या चाइना की उसकी अरुणाचल प्रदेश की जो सरहदें हैं वो नागालैंड, आसाम से लगती हैं और 4 स्टेट और हैं, और वो सारी की सारी चाइनीज सपोर्टर हैं। नागालैंड का तो आपको खुद पता है, नागालैंड वाले तो खुद अपनी करेंसी अलग कह रहे हैं कि लेकर आएंगे। नागालैंड में आप और मैं नहीं घुस सकते, हमें मार के भगा देंगे। कहने के वो हमारे भारत का अटूट अंग है, लेकिन नागालैंड में हम नहीं घुस सकते, हमें जान का खतरा है, वो लोग हमें मार देंगे। 7th स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट कहलाती हैं वो, 7 स्टेटें हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश जाता है चाइना की तरफ उसके फेवर में, तो 7 स्टेट जाएंगी पूरी, और अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा चाइनीज फेवर में है। नागालैंड तो कब से कह रहा है मैं भारतीय नहीं हूँ, उनका झंडा अलग, वो करेंसी अलग लेकर आए, हम भारतीयों को घुसने नहीं देते, और हम फिर भी कहते रहते नागालैंड हमारा, नागालैंड हमारा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारी घटिया फॉरेन पॉलिसी है, हमारी घटिया फॉरेन पॉलिसी है, हमारी घटिया स्टेट पॉलिसी है। क्या दिया? बेरोजगारी क्या दिया? भूखमरी क्या दिया? मॉब लिंचिंग क्या दिया? हिंदू मुस्लिम क्या दिया? गाय गोबर क्या दिया? इस सरकार ने मंदिर मस्जिद। आप एक काम गिनवा दो, सन 2014 से लेकर सन 2020 तक जो इस बीजेपी पार्टी ने आपको दिया हो। डिजिटल भारत सिर्फ ट्विटर पर। तो ये जिम्मेदार है सरकार इन स्टेट के हाथ में निकलने से। और अगर अरुणाचल प्रदेश खुदा ना करे चाइना की गोद में जाकर बैठ गई, तो 7 स्टेटों की खैर मनाए भारत। पूरे कम से कम 30 करोड़ लोग चाइना फेवर में चले जाएंगे, और उनका कोई नुकसान भी नहीं है भाई। चाइना खाना भी देगा, रोजगार भी देगा, बिजनेस भी देगा। चाइना में मंदिर मस्जिद गाय गोबर थोड़ी होता है। और मोदी सरकार जो बड़ी खुश हो रही है, अब पूरी दुनिया को, यूरोप को पता चल गया है चाइना ने पूरी की पूरी एक तहरीक चला रखी है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, जिसमें वो दुनिया को बता रहा है, यूरोप को बता रहा है कि आरएसएस नाजीवादी है। नाजीवादी कौन? हिटलर है। बीजेपी सरकार जो है हिटलर है, और हिटलर ने क्या करा था? दुनिया को बर्बाद करा था, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करा था, पूरी डोमिनेट हुई थी। तो सारे के सारे यूरोप वाले जो हैं वो भारत का दामन छोड़ रहे हैं, भारत के साथ बिजनेस खत्म कर रहे हैं, और वो सारा बिजनेस चाइना अपने अंडर में ले रहा है। यूरोप के साथ मीटिंग चल रही है, चाइना ने खुली ऑफर कर दी, अमेरिका से बिल्कुल टक्कर पे आ गया। और ये वाली बात मैंने आपसे कही थी, ये कोरोना वायरस जो है ये फर्जी वायरस है, मैन मेड वायरस है, नजला खांसी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको मौत की तरह बांटेगा अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, क्योंकि इनको दुनिया की आबादी कम तो करनी ही थी और चाइना को बर्बाद भी करना था।
चाइना को तो बर्बाद नहीं कर पाए। हालांकि हमारा बिल गेट्स हिसाब लगा के बैठा था कि अगर ये कोरोना वायरस ही चाइना में जाके इम्प्लांट करेगा, कम से कम 3 मिलियन लोग निकल जाएंगे, यानी 30 लाख लोग चाइनीज मर जाएंगे। अपना आप को खुदा समझ रहा था बिल गेट्स, और इसने मुंह की खाई। चाइना में 30 लाख तो बहुत दूर, 30,000 लोग भी नहीं मार पाया ये इसका कोरोना वायरस। तो चाइना को बर्बाद करना था, क्योंकि चाइना सुप्रीम पावर बन चुका। चाइना ने जंगें लड़ी, हथियार से नहीं लड़ी, जबान से नहीं लड़ी, प्रोडक्ट वार से लड़ी। आपके घर में आपको इतना आदी बना दिया, सुई से लेके मिसाइल तक पकड़ा दिया चाइना ने, और आप पे डोमिनेट हो गया। 200 मुल्कों में से कम 150 मुल्कों के साथ चाइना की ट्रेडिंग है, मायने रखते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी को धराशायी कर दिया चाइना ने। इसलिए मैन मेड वायरस लेकर आए ताकि चाइना को बर्बाद करें और दुनिया की आबादी को कम करें, और अपना वैक्सीनेशन लगाकर जिसमें ये नैनो चिप डालेंगे आपको अपना गुलाम बना दें। क्योंकि 5G टावर जो आ रहा है वो आपको गुलाम बनाने के लिए आ रहा है। जो वैक्सीनेशन आएगी 2021-22 तक बोल रहा था अमेरिका, और अब हमारे भारत के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी बोल रहे हैं कि 2021 तक आदि हो जाओ, उसके बाद वैक्सीनेशन आ जाएगी। यानी वो वैक्सीनेशन जो होगी वो आपको गुलाम बनाया जाएगा। जिधर आपसे कहेंगे आप उधर जाओगे, सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी जाएगी। तो वो वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन को जिसपे चाइना में अप्लाई करना चाहते थे और नाकाम हो गए। तो ये ड्रामा चल रहा है चाइना का आपके साथ, लेकिन मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। मीडिया आपको उलझाया जा रहा है इन ड्रामों में भारत के अंदर। अब मॉब लिंचिंग का देखिए कितना, जिस मरकजी निजामुद्दीन पे इन्होंने मॉब लिंचिंग करनी शुरू करी और हजारों मुसलमानों को जिनकी दाढ़ी थी, टोपी थी, मारा। इवन आरएसएस का एक आदमी था अज्जू हिंदुस्तानी, फेसबुक पे उसका पेज भी था, उसने तो यहाँ तक पोस्ट कर रखी थी कि जो भी मुसलमान जमाती को मारेगा मुझसे 11,000 ले जाए। इन्होंने इतनी जबरदस्त नफरतें फैलाई, इतनी जबरदस्त नफरतें फैलाई इन्होंने, आपको बर्बाद करा, पूरे भारत को गुटों में बांट दिया। और ये खुशफहमी का शिकार हैं कि हम लोग गुटों में बट गए, लेकिन हम गुटों में नहीं बटे। हाँ, बटे होंगे वो लोग जो तुम्हें फॉलो करते होंगे, जो बीजेपी वाले होंगे, जो आरएसएस वाले होंगे, या वो गरीब गुरबा होंगे जिनके पास खाने को नहीं होगा और तुम उन्हें पैसे का लालच देके इंसानियत का कत्ल करवा रहे होंगे। और अब एक और बात, चाइना ने हमारे भारत के अंदर जो जमीन हमारी भारत की घेरी है उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक करके केबल बनाए हैं। एक जमीन के अंदर एक सुरंग डालनी शुरू कर दी है फाइबर की, जिससे वो पूरी हमारी जासूसी करेगा। जमीन के अंदर फाइबर के केबल्स डालने शुरू कर दिए कि वो टोटल हमारा रेडियो जितना भी है, हमारे रेडियो कनेक्शन है, जितने हमारे फौजी कनेक्शन है, कौन सा जहाज ऊपर जा रहा है, कौन से नहीं जा रहा, टोटल गतिविधियों पर नजर रखेगा। ये सेटअप भी उसने शुरू कर दिया। अंदर खाने उसने गुफाएं बनानी शुरू कर दी हैं, जिसका नाम है फाइबर केबल्स। अब आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ से ज्ञान लाती है, ये इंटरनेशनल ज्ञान है भाइयों, ये इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है। ये भारत मीडिया पे तो चला है ना, चलेगा भी नहीं, ये ना 1 महीने बाद चलेगा ना 2 महीने बाद चलेगा। ये इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि हिंदुस्तान की कैसी ऐसी की तैसी मार रखी है चाइना ने, और मरवाई किसने? भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी साहब ने मरवाई है ये हमारी ऐसी की तैसी, झूले झुला झुलाकर आत्मनिर्भर के नाम पे टोटल मेड इन चाइना बना दिया भारत को, चाइना निर्भर बनाकर। तो ये वहां की न्यूज है कि बहुत तगड़ा खसारे में है इस वक्त भारत, पूरा बर्बाद कर दिया। और आप आलम देख ही रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों से जमीनें छीनी जा रही हैं, उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुत तेजी से कानून बनने शुरू हो गए कि किसान से जो गल्ला खरीदते हैं, पहले एक लिमिट थी, ये जो जमाखोर थे एक लिमिट थी, अगर 100 क्विंटल स्टोर हो सकता था तो 100 ही था। अब गवर्नमेंट ने वो अनलिमिटेड कर दिया, कितना भी स्टोर कर लो। इससे किसान को नुकसान होगा। अगर किसान की फसल खराब हो गई, एक तो उसका वो खसारा होगा, या कम हुई तो वो गल्ला खोर जो उनके पास पहले से स्टोर है वो उसको महंगे दामों में बेचेंगे। और अभी भी आप देख लीजिए, किसान मेरा ख्याल से गेहूं 3 या 4 रुपए किलो बेचता होगा, और हमें आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है इस वक्त हमें।
ये दुर्दशा है हमारे डिजिटल भारत की, जहाँ पर रोजगार नहीं, जहाँ पर कारोबार नहीं, जहाँ पर जॉब्स नहीं, जहाँ पर कोई भत्ता नहीं, खाने को रोटी नहीं, कुछ नहीं बचा। स्कूल जाने को बच्चों के स्कूल नहीं रहे, फीसें हम उनको दे रहे हैं, तो किसानों को बर्बाद करा जा रहा है। यही वजह है बहुत तेज से किसान जो हैं तहरीकें चला रहे हैं। जैसे आपने हरियाणा में देखा, पुलिस वालों ने उन्हें कितनी बर्बरता से मारा, कितनी बर्बरता से मारा। ये वही किसान है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, मैं भारत की नहीं कह रही, किसी भी मुल्क का किसान, किसी भी मुल्क का जवान रीढ़ की हड्डी होता है। जवानों को हटा दो तो देश को गिद्धों की तरह नोच देते हैं दूसरे मुल्क, किसानों को हटा दो तो कुत्ते बिल्ली की मौत मर जाते हो तुम लोग, बिना खाने के तड़प तड़प के मर जाओगे। अगर ये किसान गेहूं बोना बंद कर दे, अन्न बोना बंद कर दे, दालें बोना बंद कर दे, तुम मर जाओगे, नोट नहीं छपाओगे। जितने भी अमीर लोग हैं तुम्हारे पास क्या सिर्फ पैसा ही तो है, इस पैसे को चबाओगे, इस पैसे पे सो जाओगे, खाओगे तो नहीं, खाने के लिए तो तुम्हें अन्न चाहिए। चलो तुम कहोगे हम रोटी नहीं खाते, हम तो बर्गर खाते हैं, हम तो मैकडी का बर्गर खाते हैं, तो मैकडी के बर्गर में भी गेहूं ही लगता है, अन्न ही लगता है। तो ये सारी की सारी चालाकियां चल रही हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये सारे ड्रामे चल रहे हैं और ये सब भक्तों के भगवान की वजह से हुआ, क्योंकि वही झूले झुला रहा था चाइना को, वही सारा कारोबार दे रहा था। और अब चुप क्यों है? क्योंकि अंबानी अदानी की टोटल कंपनियां चाइना में लगी हुई हैं। जिस जियो मोबाइल को आप यूज करते हैं उसका सेटअप चाइना में लगा हुआ है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं ये जाहिल हरामखोर लोग और अपनी कंपनियां चाइना में लगा लगा कर आते हैं, क्योंकि वहां पर कॉस्ट कम आती है, सारा काम मशीन से होता है, इसलिए वहां पर लगा रखी है कंपनियां। इसलिए भक्तों के भगवान अज्ञानी हमारे प्रधानमंत्री, जिनके पास रिसेंटली एमए की डिग्री, बीए की डिग्री भी आ गई है, वो जो है चा का नाम चीन नहीं बोलते, वो सिर्फ मुक्के लहराते हैं और कहते हैं हाँ देख लेंगे देख लेंगे। किसको देख लेंगे? ये नहीं बोला। वायरस में भी कब बोला? जब कोरोना वायरस को पकड़ के जबरदस्ती जिहादी बना दिया, जब पक्का यकीन हो गया ये वायरस चाइनीज नहीं रहा, उसके बाद इनके मीडिया ने चिल्लम चिल्ली मचानी शुरू करी। उसके बाद लॉकडाउन करा गया, जब ये वायरस मुसलमान कर दिया मरकज़े निजामुद्दीन पर ले जाकर। ये हाल है भक्तों तुम्हारे भगवान का। इतनी हवा खराब होती है चाइना से तुम्हारी, और तुम बात करते हो खदेड़ा लपेड़ा लकेड़ा। कुछ नहीं करा तुमने, कुछ नहीं करा, उल्टा उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। हमारा भारत खतरे में है। किसकी वजह से? इस मीडिया की वजह से, इस बीजेपी की वजह से, इस गवर्नमेंट की घटिया फॉरेन पॉलिसी की वजह से। अब मैं आ जाती हूँ दिल्ली दंगों के ऊपर। जैसे आपने दिल्ली दंगे देखे, दिल्ली दंगों में 13 आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने 9 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस ऑफ कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। उसमें लिखा है कि साफ करें दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस का क्या रोल था। 9 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कमिश्नर ऑफ दिल्ली को एक लेटर लिखा है। उसमें लिखा है कि साफ करें कि दिल्ली दंगों में आपका रोल क्या था, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी देखे गए, टोलियां देखी गई, एक आध टुल्ला नहीं देखा गया। बहुत सारे दिल्ली पुलिस वाले देखे गए जो डायरेक्ट मुसलमानों के गोलियां मार रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी लूट रहे थे, और इनको आरएसएस वालों को जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे उनको पत्थर जमा कर करके दे रहे थे। और बहुत सारे आर्मी, हमारी बहुत सारी आर्मी थी, अब वो फर्जी आर्मी थी ये ओरिजिनल थी ये नहीं पता, लेकिन आर्मी के चोले में हजारों की तादाद में लोग उतरे हुए थे, वो भी डायरेक्ट मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आग लगा रहे थे। तो आईपीएस जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने कहा साफ करो। और कमाल की बात यह है जिस दिल्ली दंगों में लुटा मुसलमान, पिटा मुसलमान, चिता मुसलमान, उठा मुसलमान, जला मुसलमान, मरा मुसलमान, उन्हीं मुसलमानों को उठा उठाकर यही दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली गवर्नमेंट में डाल रही है। गुमनाम तो कितने मुसलमान हैं जो जेल चले गए, जिनका कोई नाम नहीं है, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनकी तादाद 8-9 हजार है जो अभी तक उठाकर जेलों में डाल दिए गए दिल्ली दंगों के नाम पर। उसके अलावा जितने ये सोशल एक्टिविस्ट थे जो ये एनआरसी से जुड़े हुए थे, उनमें से भी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, उठा उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। जैसे आपको याद होगा ताहिर हुसैन, उसको इन्होंने जेल में डाला था और क्या कहा था, एनएसए इससे तार उससे तार उससे तार उससे तार, वहां भी इन्होंने मुंह की खाई।
हमारे केजरीवाल पे भी जन्नाटेदार तमाचा लगाया। हाई कोर्ट ने जन्नाटेदार थप्पड़ लगा पुलिस को, और दनादन तो इस तवाइफ मीडिया के साथ करी हाई कोर्ट ने। जब उन्होंने बरी कर दिया, जब बरी कर दिया गया ताहिर हुसैन को कि दिल्ली दंगों में उनका कोई रोल नहीं था, उल्टा उनके घर को भी लूटा गया। उनके घर पे बाद में ये पत्थर आरएसएस वाले रखकर आए थे, ये गोदी मीडिया ही रखकर आया था। ये हाल है इसका। मतलब ताहिर हुसैन भी बाइज्जत बरी। अब इन्होंने उठाया है उमर खालिद को। अब उमर खालिद पर अगला शिकार खेलेंगे। इन्हें पता है मुंह की खाएंगे, लेकिन ये इतने जलील इब्ने ढीठ हैं कि ये उठाकर जेल में डाल देंगे और 5-6 महीने बाद उमर खालिद फिर जेल से बाहर आ जाएंगे बाइज्जत बरी होकर। क्योंकि ये तो इनको पता है कि बाइज्जत बरी होकर आएंगे। फर्जी केस लगाया है इन्होंने, इन्हें पता है कि इन्होंने फर्जी केस लगाया। और कमाल की बात, जिस उमर खालिद को इन्होंने पकड़ा, उनके जोड़ीदार कन्हैया कुमार, उनको नहीं पकड़ा। मैं कन्हैया कुमार को मुजरिम नहीं कह रही, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन दोनों का जुर्म एक सा, दोनों की गलतियां एक सी। आजा आजा रात, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। कुत्ते गुफा नहीं गया तू आज भाई, इसे भी सुलट लो। या आगे अपनी औकात दिखा रहा है। आया क्यों है? क्यों भाई कुत्ते? तू फिक्र मत कर, जब हमारी सरकार आएगी हम तेरे लिए गुफा बनाएंगे, जहाँ पर तुझे मुजरे दिखाया करेगी तेरी बहन कंगना रनौत, जहाँ पर तेरे लिए तांडव करा करेगा गाय मूत्र पी के तेरा भैया कौन अक्षय कुमार, जहाँ पर तुझे हाथ मोला खिलाया करेगा कौन? तेरा भगवान अमिताभ बच्चन। तो हाँ, मैं कह रही थी दिल्ली दंगों में जैसे इन्होंने हरामीपन दिखाया था, कुत्तापन दिखाया था, तो इन्होंने कन्हैया कुमार और उमर खालिद पे एक जैसी दिफाएं लगाई थी। लेकिन उठा के किसको डाला जेल में? सिर्फ उमर खालिद को। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। ना उमर खालिद मुजरिम है, ना कन्हैया कुमार मुजरिम है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम जेल में क्यों जाए? क्योंकि उमर खालिद मुसलमान है, इसलिए जाए जेल में। उमर खालिद का मुसलमान होना सिर्फ जेल में जाने की गारंटी है। तो सवाल बनता है जो आपको करना चाहिए कि हमारे पे इतना जुल्म क्यों? मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमान मारा जाता है, मंदिर के नाम पे मुसलमान मारा जाता है, दिल्ली दंगों के नाम पर मुसलमान मारा जाता है, गुजरात मॉडल के नाम पे मुसलमान मारा जाता है, यूपी में मुजफ्फरनगर में झगड़े होते हैं मुसलमान मारा जाता है, बिहार में कितनी बार नरसंहार हुआ मुसलमान मारा जाता है, हाशिमपुरा का कांड है मुसलमान मारा जाता है, और जिहादी मुसलमान, आतंकवादी मुसलमान, मुल्ला मुसलमान, देशद्रोही मुसलमान, मरे मुसलमान, कटे मुसलमान, और फिर भी जिहादी मुसलमान। और जेलों में हमारे रेशियो से ज्यादा मुसलमान भर रखा है। भारत में मुसलमान मात्र 18% भी नहीं है, और हिंदुस्तान की जेलों में 75% मुसलमान भरे हुए हैं। सारे फर्जी केसों में भर रखे हैं। क्योंकि यह आपकी गफलत है, यह आपका गफलत है, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं, आप आवाज नहीं उठाते हैं। अरे हमने अंग्रेजों से इस भारत को आजाद कराया था। अंग्रेजों ने क्या करा था? भारत में आके भारत का कारोबार खत्म करा था, सारी नौकरियां छीन ली थी, आपको लड़वा रहे थे मजहब के नाम पे। और ये 1857 का गदर याद होगा, इन्हीं अंग्रेजों ने गाय के नाम पे आपको लड़वाया था। और ये काले अंग्रेज, ये आरएसएस के पालतू, ब्रिटेन के चाटुकार, चड्डी धोने वाले, ये कौन है? ये भी तो वही चड्डी धारी हैं, ये भी तो वही गाय के नाम पे आपको कटवा रहे हैं, ये भी तो वही मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। तो क्यों समझ में नहीं आ रही आपको ये वाली बात कि भारत फिर गुलाम हो रहा है, संविधान फाड़ा जा रहा है। और यूपी के प्रधानमंत्री जो समझते हैं अपना आपको तो पता होगा कौन है यूपी के प्रधानमंत्री, अपना आपको समझते हैं भगवा चोला समझ के भगवा को बदनाम करते हैं। आपको पता ही चोले वाले कहाँ होते हैं? या तो आश्रम में होते हैं या जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक वाकई डिजिटल भारत बनाया, तमाम इन ढोंगी योगियों को पार्लियामेंट में घुसाया, तमाम काबिल लोगों को जॉब से हटाया, तमाम काबिल अफसरों को जॉब से हटाया, तमाम इन ढोंगी योगियों को पार्लियामेंट में घुसाया और नाम रखा डिजिटल भारत। तो हमारा ये जो यूपी का प्रधानमंत्री अपना आप को समझता है, ये अज्ञानी जो है, इसने एक स्पेशल फोर्स बनाई है। आपको पता है ये फोर्स किसके लिए बनाई है? 101% मुसलमानों के लिए और गरीब दलितों के लिए बनाई है। उस फोर्स को इसने कहा है कि बिना वारंट अपने अब्बा का घर समझ के कोई भी पुलिस वाला टुल्ला आपके घर में घुस जाएगा, आपकी बेटी को या आपके बेटे को या आपके शौहर के या आपके बाप को आराम से उठा के ले जाएगा बिना वारंट के।
और आप सवार नहीं कर सकते। वो उसको ले जाके मारेंगे, एनकाउंटर करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। आप उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते कि आपके भाई को, आपके बेटे को, आपकी बहन को कहाँ ले जाके रखा, आप सवाल नहीं कर सकते। और कमाल की बात ये, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान फाड़ा जा रहा है, बदला जा रहा है। हमारा यूपी का प्रधानमंत्री समझने वाला क्या कह रहा है कि कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के, कोर्ट भी मेरे लिए जवाबदेह नहीं होगा, मैं जवाबदेह हूँ। यानी ये अब्बा बतूला, ये ढोंगी, ये योगी जो बना हुआ है, ये भगवा आतंकवादी जो हैं सारे के सारे, ये अपने आप को कह रहे हैं हम कोर्ट से भी ऊपर हैं, हम कोर्ट से भी ऊपर हैं। ये हाल है। यानी कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सिसकियां ले रहा है, इस वक्त आखिरी सिसकियां ले रहा है। कोर्ट की तौहीन हो रही है कि हम मतलब कितने चालाक है, कोई भी बात हो तो खुद कोर्ट पहुंच जाते हैं। जैसे नीट का इम्तिहान था तो कोर्ट पहुंच गए कि कोर्ट कह गए नहीं एग्जाम होने चाहिए, और जहां कोर्ट को बोलना चाहिए वहां कहते नहीं कोर्ट नहीं बोलेगा। इस अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप यूपी का प्रधानमंत्री घर में से उठवा देता है तो आप अदालत नहीं जा सकते, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी के प्रधानमंत्री ने अपना कानून बना लिया है। कहाँ मर गई वो तुम्हारी नंगी बहना कंगना रनौत, जो महाराष्ट्र को पीओके बता रही थी, कश्मीर बता रही थी। अब बताए ना, ये यूपी जो है कश्मीर बनने वाला है, कश्मीर के नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि सेम यही कश्मीर में होता है। कोई भी फर्जी फौजी जाता है, किसी भी को भी बंदे को उठा लाता है, गोली मार के कह देता है हमने लश्कर तैयबा का मार दिया, लश्कर अय्यबा का मार दिया, लश्कर फलैया का मार दिया, लश्कर तलैया का मार दिया। यही काम अब आपका योगी करेगा, किसी भी मुसलमान को उठा के लाएगा। ये डर की राजनीति कर रहे हैं, डर की राजनीति कर रहे हैं ताकि आप डर जाएं। मुसलमानों को तो वैसे भी उसने, आपने देखा एनआरसी में कई हजार मुसलमान मारे थे यूपी में, कई हजार, और सरकारी आंकड़ा 250 दिया था। जुर्म क्या था? वो कानून की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हाँ संविधान में हमें लो, हमारे पे एनआरसी नहीं लगनी चाहिए। यही तो जुर्म था। उन मुसलमानों को डायरेक्ट गोलियां मारी थी इसी योगी ने, यहाँ की पुलिस ने। और खुदा ने क्या रिटर्न दिया था यहाँ की पुलिस को कि जब इनको विकास दुबे ने एनकाउंटर करके मारा था तो ऊपर वाले ने टिट फॉर टैट दिखाया था कि जो यूपी की पुलिस चाटुकारिता कर रही थी गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट उस पुलिस को भी टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं समझती, बल्कि बेबी डायपर समझती है कि शूशू भरा उतार के फेंक दिया। जैसे शूशू भरता है माएँ उतार के फेंक देती हैं, तो यूपी का पीएम जो है, सीएम जो है, प्रधानमंत्री ही है वो अपने आप को जो समझता है, जो सीएम है, वो यूपी पुलिस को डायपर समझता है, बेबी डायपर समझता है कि इस्तेमाल करा और फेंक दिया। टिश्यू पेपर समझता है कि अपना पसीना पोंछा और फेंक दिया। और ये पुलिस वाले जिस संविधान की कसम खाकर आते हैं, चाटुकारिता करते हैं यूपी गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस संविधान की नहीं करते जिस संविधान के तौर पर ये आते हैं। तो ये ड्रामा चल रहा है आपका, तो आपको इसके लिए भी आवाज उठानी होगी, इस पे भी करना होगा, क्योंकि इनको पता है इनकी सरकार जा रही है, इनको पता है इनके बुरे दिन आ गए। और एक कहावत है, जब लोमड़ी की मौत आती है तो या गिदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, तो इनकी मौत आई है तो इस जुल्म की तरफ भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा जुल्म की तरफ भाग रहे हैं। अब ये मुसलमानों को उठा पटक करेंगे, जेलों में घुसाएंगे, जेलों में भरेंगे, ताकि मुसलमान डर जाएं और मुसलमान ना बोलें, दलित डर जाएं। और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, आपका मकान कब्जा कर लेंगे, कहेंगे उठा के ले जाएंगे, कहेंगे चल अपना मकान हमें दे, आपकी दुकान चलिए दुकान हमें दे, नहीं तो तेरे मियाँ को मार देंगे, नहीं तो तेरे बेटे को मार देंगे। आप रोएंगे, रिश्ते के आगे रोएंगे, अपना मकान दे देंगे। वो किसान जो गरीब हैं उनकी ज़मीनें छीनी जाएंगी और कहा जाएगा चल नहीं तो तुझे जेल में चढ़ा देंगे, ज़मीन हमारे नाम कर। तो ये बहुत बड़ा गेम है उन गरीबों के लिए जिनके पास कीमती ज़मीन है, धरती माँ है, खेती माँ है, दुकानें हैं। ये उसका गेम है जो यूपी चल रहा है, यूपी की सरकार चल रही है। ये तुरप का इक्का लेकर आए, जिसके लिए आपको अवेयर हो जाना चाहिए और इसके खिलाफ भी आपको तहरीकें निकालनी चाहिए, नहीं तो बहुत बेदर्दी से आप सब मारे जाएंगे। और मैं अमन रिजवी लगातार आपको हर बात के लिए अवगत कराती हूँ, हर बात के लिए आपको बताती हूँ। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, कोई मुफाद नहीं है। मुझे खुद नहीं मालूम ये हरामखोर मीडिया वाले या ये हरामखोर RSS वाले कब मेरे पे क्या कार्रवाई कर ले। और मेरे पे ऑलरेडी कितने हमले हो चुके हैं। और Y+ सिक्योरिटी किसको मिलती है, किसको मिलती है? उस तवायफ, उस नंगी नाचने वाली कंगना रनौत बेवड़ी को, नशेड़ी को। कपिल मिश्रा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं।
रागनी तिवारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अनुराग ठाकुर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जिनको इतनी दूर 7 समुंदर पार बैठे हमारे फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने भी देख लिया कि ये भारत के आतंकवादी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली पुलिस की आईसाइट इतनी वीक, और कार्रवाई किन पे? गरीब मुसलमानों पर, उन मुसलमानों पे जिनके मकान लूट गए, उन मुसलमानों पे जिनकी बेटियां आज तक वापस नहीं आई, उन मुसलमानों पे जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियां लूटी गईं, कार्रवाई उन पर। कार्रवाई किन पर? सोशल एक्टिविस्ट पर, उमर खालिद पर, मीरान हैदर पर, सफूरा जरगा पर, और भी बहुत सारे नेम है जिनको उठा उठाकर ये पुलिस जेल में डाल रही ताकि आपकी आवाज़ को बंद करा जा सके। और बहुत सारे चवन्नी चोर आरएसएस के भगवा आतंकवादी बम मेरी पोस्ट पर आते हैं, जहर उगलते हैं, सही मायने तो ज्ञान लेने आते हैं, क्योंकि उन जाहिलों को भी पता है कि उनका जो मीडिया है, तवायफ मीडिया के जो मुजरे हैं, उनको सही नहीं बताता। तो उनको पता है एमन रिजवी जो है ज्ञान बांटती है, तो ये अज्ञानी गोबर भक्त यहाँ पर ज्ञान लेने आते हैं और 2 रुपये भी हरे करने आते हैं, क्योंकि एक कमेंट पे इन हरामखोरों को 2 रुपये देती है बीजेपी सरकार। तो मेरे से बिजनेस भी चलता है, ज्ञान भी मिल जाता है, जो ज्ञान इनको स्ट्रीम मीडिया नहीं दे पाता, तो ये ज्ञान लेने आते हैं। तो इस वक्त मैं आपके सामने जो थी, आपको फैक्ट बता रही थी, आपको सारी चीज़ों से अवगत करा रही थी। अब ये आपकी अपनी समझदारी है कि आप इन चीज़ों को कहाँ तक समझते हैं, कहाँ तक सोचते हैं और किस तरह इनका डटकर मुकाबला करते हैं, क्योंकि ये भारत इनके बाप का नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। राज भड़वे ओए राज भड़वे सुन, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो राज भड़वे तेरी अम्मा नहीं लेकर आई थी इस हिंदुस्तान को जहेज में, ये हमारा भारत है। भड़वे तेरा बाप का नहीं है कि तेरी अम्मा जहेज में लेकर आई थी और तेरा बस चाय वाला उसे ऑफर में मिला था। ये भारत हमारा है, किसी चाय वाले का, किसी चौकीदार का नहीं। ये आपका भारत है, यह अशफाकुल्ला का भारत है, ये भीमराव अंबेडकर का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये उन लोगों का भारत है जिन्होंने यहाँ के लिए कुर्बानियाँ दी। इस रात भड़वे के खानदान वालों ने नहीं दी, तो संगी है, इनका तो जीरो कॉपरेशन रहा। ये तो चाइनीज चाटुकार बन गया। पहले ये तो कमबख्त हमारे ब्रिटेन की चड्डियाँ सीते थे, उनकी चड्डियाँ धोते थे। अब इन्होंने देखा ब्रिटेन नंगा भूखा हो गया तो करीब में इनको चाइना नजर आया, तो ये चाइनीज चाटुकार चमचे हैं। और हमारे जो भक्तों के भगवान कौन है? चाय वाले। चाय का इन्वेंटर कौन है? जाके निकालो, चाय का इन्वेंटर है चाइना। चाइना से चाय आई तो हमारा भक्तों का भगवान चाय वाला बनकर आया, चौकीदार बनकर आया और इनका भगवान बनकर आया, और ये सब चमचे हो गए। तो ये चाय के साथ फ्री में चमचे आए होंगे, लेकिन भारत किसी चाय के साथ ऑफर में नहीं आया। ये भारत हमारा है, जिसकी रक्षा करना, जिसके संविधान की रक्षा करना, जिसके गरिमा की रक्षा करना आपका फर्ज है। क्योंकि इस वक्त भारत का सन 2014 से रोजाना बलात्कार हो रहा है इन आरएसएस द्वारा, इन चड्डीधारी द्वारा। हमारे भारत का बलात्कार का क्या मतलब होता है भाइयों? किसी भी चीज, किसी भी, हम कहते हैं उस औरत का बलात्कार हो गया, यानी उसकी इज्जत लूट गई, उसकी इज्जत लूट दी, उसको नंगा कर दिया, इसको बलात्कार कहते हैं। और हमारा भारत सन 2014 से डेली लूट रहा है, डेली लूट रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है इन चड्डीधारियों की वजह से। तो भारत का बलात्कार हो रहा है इन आरएसएस की वजह से, इस बीजेपी सरकार की वजह से। तो बचाइए अपने भारत को, बचाइए इन बलात्कारियों से और इनको वहीं डालिए जहां इनकी सही जगह है। इनके लिए गोबर गृह बनाइए, एक हो जाइए। बिहार में इलेक्शन है, एक हो जाइए। यूपी में इलेक्शन है, एक हो जाइए। बंगाल में इलेक्शन है, एक हो जाइए। भारत का संविधान खतरे में, एक हो जाइए। इंसान खतरे में, इंसानियत खतरे में, इंसान खतरे में, कोई मजहब खतरे में नहीं है। और अगर मजहब खतरे में है तो वो मजहब है ही नहीं। जिस मजहब को हमारी जरूरत पड़े, जिसको बचाने के लिए, फिर वो मजहब नहीं है। जो मजहब अपनी ही रखवाली नहीं कर सके, जिसकी रखवाली हम करें, फिर वो मजहब नहीं है। मजहब खतरे में कभी नहीं होते, इनकी नेतागिरी खतरे में होती है। कभी कोई मजहब खतरे में नहीं होता। तो इस बहकावे में आना बंद कर दिए। और उस ओबीसी समाज से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जो 90% खुशफहमी का शिकार है कि वो हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र है। तो सब आप एक हो जाइए, संविधान को बचाइए, इस भारत को बचाइए। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, इसको आगे फॉरवर्ड करिए और अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि कोई भी जेल इतनी बड़ी नहीं जहां पर आपको घुसा दिया जाए। ये पूरे भारत के पास इतनी गोलियां नहीं है, हमारी हुकूमत के पास, कि 137 करोड़ लोगों को सुलाया जा सके। तो मत डरिए, मौत बरहक है, मत डरिए, अल्लाह एक है।
उसने जिस तरह कहा आपकी उसी तरह मौत होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। तो एक हो जाइए, अपना आप भी यूनाइटेड होइए, अपनी कौम को यूनाइटेड करिए, तमाम मजहब को यूनाइटेड करिए, सबको एक साथ लेकर चलिए। ना हिंदू रहिए ना मुसलमान रहिए, सिर्फ बनिए भारतीय। हम सब भारतीय हैं, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। तो इसी के साथ मैं अपना लाइव खत्म करूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान और जय कलाम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी